नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि इस धरती पर भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती हैं। और अगर आपको भी इन चीजों पर शंका रहती है तो आज की इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। आज की कहानी हमें छत्तीसगढ़ के रहने वाले रवि ने शेयर की है। दरअसल रवि का 8 साल का एक बेटा है और एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब क्योंकि रवि खुद एक डॉक्टर है तो वो खुद ही उसका इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन हालत सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जाते हैं। और तब रवि के पापा ने कहा कि ये डॉक्टर की बीमारी नहीं है बल्कि अलग ही बवाल है। इसके ऊपर किसी आत्मा का साया पड़ चुका है और इसका शरीर किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन क्योंकि रवि डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, तो वो इन चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और अपने पिताजी की इस पुराने जमाने की सोच को भी बेकार बताता है। लेकिन तभी रवि के पिता उसको एक अपने साथ घटी हुई बहुत ही भयानक स्टोरी सुनाते हैं जो उनके साथ बहुत साल पहले घटित हुई थी। और इस स्टोरी को सुनने के बाद में ही रवि को इन सभी चीजों पर यकीन हुआ कि वाकई में इस दुनिया में एक और अलग दुनिया भी रहती है जिसे उनकी पढ़ाई में पैरानॉर्मल चीजें कहते हैं। और उसका ये शक यकीन में तब बदल गया जब उसने अपने खुद के बेटे पर इन चीजों को होते हुए देखा। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए ताकि हर रोज शाम को आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन घटनाएं प्रस्तुत कर सकूं। और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो जल्दी से अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि आखिर में हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम ले सके। चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। आज शाम से ही तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। रह रहकर आसमान पर बिजली कड़क रही थी। अमावस्या की काली अंधेरी रात और उस पर इतनी घनघोर वर्षा सभी वातावरण को और भी डरावना बना रहे थे। बीच बीच में बिल्ली और कुत्तों के रोने की आवाजें मन में एक दहशत भर रही थी। रोशन बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। रोशन की उम्र यही कोई 60 साल की होगी। उनके कनपटी के बालों में सफेदी दौड़ गई थी, आंखों पर चश्मा लगा था। टहलते टहलते रोशन थक गए। उनके चेहरे की घबराहट और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी परेशानी का कारण था उनका 8 साल का पोता। वो 1 सप्ताह से बीमार था। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बेहोशी के हालत में चिल्लाने लगता और फिर बेहोश हो जाता। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। अपने पोते को बेहोशी के हालत में चिल्लाते देखकर रोशन के मन मस्तिष्क में बार बार एक ही विचार आ रहा था, कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो बच्चे पर नहीं पड़ गया है। ये विचार बार बार रोशन जी को परेशान कर रहा था। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए रोशन जी सीधे अपने बेटे के कमरे में गए जहां उनकी पत्नी, बेटा, बहू बच्चे के पास बैठे थे। रोशन का बेटा खुद एक डॉक्टर था। वो ही अपने बेटे का इलाज कर रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कोई भी दवा बच्चे पर असर क्यों नहीं कर रही है। बच्चे की तबीयत ठीक होने की जगह और बिगड़ती जा रही थी। रोशन ने कमरे में आते ही अपने बेटे से पूछा, रवि, कृष्णा की तबीयत में कोई सुधार हो रहा है या नहीं? रवि ने परेशानी भरे स्वर में जवाब दिया, नहीं पापा, अभी कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कृष्णा का बुखार उतर क्यों नहीं रहा। मैंने बुखार की सभी दवाइयां दे दी हैं, फिर भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। रोशन ने गंभीर लहजे में कहा, रवि, मुझे लगता है कृष्णा पर किसी भूत प्रेत का साया है, इसीलिए दवा असर नहीं कर रही। कृष्णा का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, किसी पहुंचे हुए तांत्रिक के पास है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, हमें उन्हें यहां बुला लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अपने पापा की बात सोच रवि ने गुस्से में कहा, पापा, आप पढ़े लिखे होकर कैसी दकियानुसी भरी बातें कर रहे हैं। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, ये अंधविश्वास है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप ऐसी बातें करेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
बाहर बादलों की गड़गड़ाहट से वातावरण भयावह हो रहा था। यही हाल कमरे के अंदर भी था। रोशन जी की बातें सुनकर सभी तनावग्रस्त हो गए थे। रोशन की पत्नी और बहू उनकी बातें सुनकर दहशत में आ गई थी। रोशन की बहू कविता ने जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को नहीं मिल सकती, कविता रोते हुए कहती जा रही थी। रोशन जी ने जल्दी से घबराई हुई आवाज में पूछा, कैसी गलती बहू, तुम किस गलती की बात कर रही हो? कविता ने कहा, पापा जी, 1 सप्ताह पहले जब मैं कृष्णा को लेकर अपनी मौसी के घर जा रही थी तो रास्ते में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से हमें दूसरे रास्ते से मौसी के घर जाना पड़ा। उस रास्ते में एक कब्रिस्तान था। जब मेरी कैब वहां पहुंची तो कैब अपने आप वहां रुक गई। उसी समय कृष्णा को शूशू आ गई। मैं उसे लेकर कैब से बाहर आ गई। तभी एक काली बिल्ली कृष्णा के ऊपर झपटी। मैंने कृष्णा को जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया। उस बिल्ली को देखकर कृष्णा डर गया था। तभी अचानक बिल्ली वहां से गायब हो गई। ये सब जब हुआ तो अंधेरा घिर आया था। बिल्ली के गायब होते ही कैब स्टार्ट हो गई। मैंने इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अभी आपकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कृष्णा पर किसी भूत प्रेत का साया है, क्योंकि उसके 2 दिन बाद से ही कृष्णा को बुखार आने लगा और वो बेहोशी में चिल्लाने लगता है। उस पर किसी दवाई का असर भी नहीं हो रहा है। रवि ने चिढ़कर कहा, कविता, अब तुम भी पापा का राग अलापने लगी। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, ये अंधविश्वास है। अगर वहां कोई भूत प्रेत था तो उसने तुम्हें क्यों नहीं पकड़ा? रोशन ने कठोर शब्दों में कहा, रवि, तुम भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, पर मैं करता हूं। इस संसार में अदृश्य शक्तियां हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। जिनका सामना ऐसी शक्तियों से होता है वो इन पर विश्वास करते हैं। तुम्हारे विश्वास न करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। रवि ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पापा, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने भूत प्रेतों को बहुत करीब से देखा है। रोशन ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो रवि। मैंने और तुम्हारे उदय अंकल ने एक नहीं 7-8 भयानक भूतों को बहुत करीब से देखा है। रवि ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या कहा आपने? रोशन की बात सुनकर उनकी पत्नी सविता और बहू कविता दोनों के चेहरे पर डर की परछाई दिखाई देने लगी। सविता ने आश्चर्य से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? इसके बारे में आपने मुझे कभी नहीं बताया, ये कब की बात है? रोशन जी अपने घर वालों को अपनी आप बीती सुनाने लगे। वो घटना हमारी शादी के पहले की है। उस बात को वर्षों बीत गए हैं। उस घटना के बारे में कभी बताने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। आज जब मैं कृष्णा को ऐसी हालत में देख रहा हूं तो मुझे वो घटना याद आ गई। ये उस समय की बात है जब मैंने और उदय ने पार्टनरशिप में अपना नया बिजनेस शुरू किया था। एक दिन मुझे पता चला कि उदय रायगढ़ में अपना एक होटल बनवा रहा है। इस बारे में उदय ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये जानकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा उदय के पापा देव अंकल के ऑफिस में पहुंच गया। उस समय मैं बहुत गुस्से में था। शुक्ला अंकल, मैंने सुना है उदय रायगढ़ में एक 5 सितारा होटल बनाने जा रहा है और आपने वहां जमीन भी खरीद ली है। इसके बारे में उदय ने मुझसे कोई चर्चा नहीं की, जबकि हम दोनों का सभी काम पार्टनरशिप में होता है। शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून मिस्टर देव शुक्ला ने गंभीर लहजे में मेरे को बताया, रोशन, वह होटल में बनवा रहा हूं। उदय सिर्फ उसको अपनी रेख-देख में बनवा रहा है और मुझे कोई भी काम पार्टनरशिप में करने की आदत नहीं है। शायद यह बात उदय ने तुम्हें बताई हो, इसलिए तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में काम करने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, सारी अंकल, मुझे यह बात पता नहीं थी। क्या मैं भी उदय के साथ काम कर सकता हूं? मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिस्टर देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें काम करने की तनख्वाह भी दूंगा। यह तुम दोनों का जेब खर्च होगा। मैंने उत्साहित होकर पूछा, मुझे मंजूर है अंकल। मैं कल से काम शुरू कर सकता हूं क्या? देव शुक्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से क्यों, आज से ही। तुम आज ही रायगढ़ के लिए निकल जाओ। मैंने वहां जो हवेली होटल बनवाने के लिए खरीदा है उसके एक हिस्से को
मैं अपना रेजिडेंस बनवाना चाहता हूं। तुम बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी रेख देख में उस हिस्से को बनवाओ। लेकिन उस हवेली को वहां के लोग भूतिया हवेली कहते हैं। उदय और मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने उस हवेली को खरीदा है। अगर तुम्हें भूत प्रेत से डर लगता हो तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारे मम्मी पापा हमें दोषी ठहराएंगे। देव अंकल की बात सुनकर मेरा चेहरा पहले डर से सफेद पड़ गया, लेकिन फिर खुशी से चमक उठा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूं, पर मैं भी ऐसी जगह काम करना चाहूंगा जहां एक अलग ही चुनौती का सामना करना पड़े। इतना कहकर मैं अपने घर चला गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मुझे रायगढ़ के लिए निकलना था। लगभग 5 घंटे के सफर के बाद मैं रायगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता था। शाम घिर आई थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जैसे बारिश होने वाली हो। ठंडी हवा के झोंके शरीर को छूकर मन को गुदगुदा रहे थे। मैं गुनगुनाते हुए कार चला रहा था। सड़क के दोनों किनारों पर देवदार और चिनार के वृक्ष लगे थे। बीच बीच में जंगली फूलों की क्यारियां भी दिखाई दे रही थीं। सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोग और 1-2 गाड़ियां ही आ जा रही थीं। ऐसा प्राकृतिक अलौकिक सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह भी कह सकते हैं कि कभी मुझे ऐसे खूबसूरत जगह जाने का मौका ही नहीं मिला, या मैं अपने काम की व्यस्तता के कारण किसी पहाड़ी इलाके में गया ही नहीं। मैं गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया। तेज झटके से गाड़ी रुक गई, लेकिन मैं आगे स्टीयरिंग से टकरा गया। फिर मैं गुस्से से कार से बाहर आया और उस लड़की के पास जाकर चिल्लाकर बोला, आपको आत्महत्या करने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है। मेरी आवाज सुनकर उस लड़की ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की का चेहरा आग से जला हुआ था। उसकी लाल लाल आंखें बाहर को निकली हुई थी। होंठ लटककर ठोड़ी को छू रहा था। उसके बड़े बड़े दांत होंठ से बाहर निकले हुए थे। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा इतना भयावह था कि ना चाहते हुए भी मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। मैं अपने स्थान पर जड़वत सा खड़ा रह गया। आप मुझे देखकर चीखें क्यों शहरी बाबू? क्या आपको मेरे चेहरे में चुड़ैल का चेहरा दिखाई दिया है? एक तो आपने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी और ऊपर से खुद ही चिल्ला रहे हैं। एक मधुर आवाज सुनकर मैं होश में आ गया। तब मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई है। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सरा भी उसके सामने आकर शर्मा जाए। मैं उस सुंदर लड़की को देखकर भौंचक्का रह गया। मैंने अपनी आंखों को मल्ला, फिर उस लड़की को देखा तो भी वही सुंदर लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं सोचने लगा, तो क्या जो कुछ थोड़ी देर पहले मैंने देखा वह मेरा भ्रम था, या मैंने कोई सपना देखा था? नहीं, मैंने जो देखा वह झूठ नहीं था। मैंने एक जली हुई चुड़ैल को देखा था। उस लड़की ने चिढ़कर पूछा, क्या सोच रहे हो शहरी बाबू? मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और जिसे मैंने देखा था वह कौन थी? उस लड़की ने गुस्से में घूरते हुए कहा, शहरी बाबू, मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं एक लड़की हूं और यहां तो मुझे कोई और दिखाई नहीं दिया। आपने यहां किसी और को भी देखा था क्या? पर आप तो मेरे सामने गाड़ी से नीचे आए हैं और टक्कर तो आपने मुझे मारी है। क्या किसी और लड़की को भी टक्कर मारकर आए हो? आप शहर वालों को जब पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाना नहीं आता तो किसी ड्राइवर को साथ क्यों नहीं लाते? जब तक मैं संभल गया, मैंने अपने सर को झटकते हुए उस लड़की को गुस्से में देखते हुए कहा, मैडम, गलती मेरी नहीं थी। आप मेरी गाड़ी के सामने आई थी। मुझे लगता है कि आप आत्महत्या करना चाहती हैं, पर इसके लिए आपने मेरी गाड़ी को क्यों चुना? आप किसी पहाड़ी से भी तो कूद सकती थी। वो बोली, ऐ शहरी बाबू, मैं शहर की मैडम नहीं, मेरा नाम तारा ठाकुर है और मैं क्यों आत्महत्या करूं? गलती आपकी है। आपने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी है। गिरने से मेरे पैर में मोच आ गई है। अब आप ही मुझे मेरे घर तक छोड़ने चलो, वरना। तारा ठाकुर ने बात अधूरी छोड़ दी।
वह लाल लाल आंखों से मेरे को घूरने लगी। मैं तारा को देखकर घबरा गया। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैं उस लड़की से उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में वही भयानक जली हुई चुड़ैल बसी हुई थी और अब तारा की आंखें भी मुझे डरा रही थीं। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बैठो, तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तारा गाड़ी में बैठ गई और उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। उसको गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते देखकर मैं समझ गया कि यह लड़की पहले भी गाड़ी में बैठी है। मैंने स्टीयरिंग संभाली और गाड़ी आगे बढ़ गई। गाड़ी चलाते हुए मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? तारा ने सर्द आवाज में कहा, मुझे जहां जाना है वहां आप मुझे लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप वहां गए तो आप जिंदा नहीं बचोगे। मेरे भाई आपको मार डालेंगे। आप मुझे रास्ते में ही उतार दीजिएगा, मैं अपनी हवेली में चली जाऊंगी। मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ पूछा, आपके भाई गुंडे हैं क्या? तारा ने हाथ नचाकर अकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि आपके कारण मुझे चोट लगी है तो वह आपको नहीं बख्शेंगे। मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्हें यह पता चलेगा कि आपने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी है, इस कारण मेरे पांव में मोच आई है, तो वह अपना क्रोध आप पर निकालेंगे और आप भी जवाब देंगे। फिर दोनों में बहसबाजी होगी। और अगर उन्हें यह पता चला कि आप किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं और शहर से यहाँ घूमने आए हैं, तो वह बिना मारे आपको छोड़ेंगे नहीं। मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, तुम्हारे भाइयों को शहर के अमीरों से इतनी नफरत क्यों है? तारा ने चिढ़कर कहा, शहर के अमीर लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने बिना तारा की ओर देखे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या किसी अमीर आदमी ने आपको धोखा दिया है? तारा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने अपनी बगल में बैठी तारा की ओर देखते हुए पूछा, आपने जवाब? मेरे शब्द मेरे मुंह में ही रह गए, क्योंकि बगल की सीट पर कोई नहीं था। यह देखकर मेरा चेहरा डर से पीला पड़ गया। तभी भयानक अट्टहास सुनाई दिया। मैंने देखा वह जली हुई चुड़ैल मेरी कार के आगे खड़ी भयानक अट्टहास कर रही थी। उसका भयानक चेहरा देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी मैंने देखा कि वह चुड़ैल कार के दरवाजे की ओर बढ़ रही है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से शीशे पर वार करना चाह रही है। यह देखकर मैंने बिना कुछ सोचे कार की स्पीड बढ़ा दी और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया। मैंने अपनी दादी से ये बात सुनी थी कि अगर कभी कोई चुड़ैल या भूत मिल जाए तो भागते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं किसी तरह होटल पहुंचा जहां उदय रुका हुआ था। मैंने होटल पार्किंग में कार खड़ी की और होटल के अंदर चला गया। मैं अपने होशो हवास में नहीं था। मैं सीधे उदय के कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचकर मैं सोफे पर बैठकर हाँफने लगा, जैसे मीलों दौड़कर आया हूं। मेरी ऐसी हालत देखकर उदय ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ रोशन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी ऐसी हालत देखकर उदय ने मुझे पानी दिया और फिर बहुत प्यार से पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? मैंने डरते हुए कहा, उदय, मेरी कार में एक चुड़ैल बैठी थी, मैं उससे पीछा छुड़ाकर यहाँ आया हूँ। मेरी बात सुनकर उदय ने जोरदार ठहाका लगाया। उदय को इस तरह हंसता देखकर मैंने गुस्से में झल्लाकर कहा, मैं सच कह रहा हूँ उदय, रास्ते में मुझे एक चुड़ैल मिली थी। उदय ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, तू कैसी बातें कर रहा है? यहाँ पहाड़ी इलाकों में लोगों को सुंदर लड़कियां मिलती हैं और यहाँ चुड़ैल तेरी कार में बैठी थी। इतना कहकर उदय हंसने लगा। मुझे लगता है कि तू जासूसी किताबें पढ़ पढ़कर पागल हो गया है। तू भूत प्रेतों में विश्वास रखता है पर चुड़ैल को लिफ्ट देता है, ये मैं नहीं जानता था। मैंने कहा, उदय, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने कोई सपना नहीं देखा था, मैं पूरे होश में था। मेरा विश्वास करो, मेरी कार में चुड़ैल बैठी थी। मेरा चेहरा अभी भी डर से सफेद पड़ा था। उदय आश्चर्य से मुझे देख रहा था। फिर मैंने पूरी घटना उदय को बताई। मेरी बात सुनकर उदय भी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। तुमने टीवी पर कोई डरावना सीरियल देखा होगा और वही सब तुमने जागती आंखों से देख लिया। अगर चुड़ैल तुम्हारी कार में बैठी होती तो क्या वह तुम्हें इतनी आसानी से बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देती?
तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें पता है, हो सकता है कि किसी पहाड़ी लड़की ने चुड़ैल का मुखौटा लगाकर तुम्हें डराया हो। मैंने सुना है कि पहाड़ी इलाकों की लड़कियां सीधी और शरारती दोनों तरह की होती हैं। उदय ने हंसते हुए मुझे समझाया। तब मुझे भी लगा हो सकता है कि वह कोई डरावना सपना ही रहा हो या किसी लड़की ने मजाक किया हो। उसके बाद हम दोनों काम की बातें करने लगे और खाना खाने के बाद सो गए। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं और उदय ठाकुर हवेली पहुंचे, जहां होटल और रेजिडेंस का काम शुरू होने वाला था। उदय की कार जब ठाकुर हवेली पहुंची तो वहां काम करने वाले कुछ लोग दौड़कर उदय के पास आए और हमें अभिवादन किया। उसमें से एक बूढ़ा आदमी थोड़ी दूरी पर चुपचाप खड़ा हुआ था। वो उदय और मुझे घूरते हुए देख रहा था। उसकी शक्ल भी कुछ अजीब सी थी। मेरी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। मुझे कुछ अजीब लगा। मैं उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, बाबा, आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? उस आदमी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं आप लोगों के साथ काम नहीं करूंगा और मेरी मानिए तो आप लोग भी यहाँ से चले जाइए, वरना आप लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यह ठाकुरों की हवेली है, उन्हीं की रहेगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे यह हवेली हमारी ही रहेगी। मैंने देखा उसकी आंखें लाल लाल हो रही थीं, चेहरा विकृत हो गया था। उस आदमी को देखकर मैं घबरा गया। वह कुछ और कहता, तभी उदय की आवाज सुनाई दी, रोशन, तू यहाँ अकेला खड़ा किससे बातें कर रहा है? मैंने चौंक कर पीछे देखा और कहा, मैं यहाँ इन बाबा जी से बात कर रहा हूँ। उदय ने मुझे आश्चर्य से देखते हुए कहा, वहां तो कोई नहीं है। मैंने पलट कर देखा तो वाकई वहां कोई नहीं था। मेरे चेहरे पर दहशत दिखाई देने लगी, क्योंकि मैंने अभी अभी एक बूढ़े व्यक्ति से बात की थी जो मुझे यहां से जाने की धमकी दे रहा था। मैंने डरी हुई आवाज में कहा, उदय, मुझे लगता है कि इस हवेली में भूत प्रेत का वास है। इसे तोड़ने से पहले किसी तांत्रिक से कुछ उपाय करवा लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। उदय ने मुझे घूरते हुए कहा, रोशन, तुम पढ़े लिखे होकर जाहिलों जैसी बात क्यों कर रहे हो? आज के युग में भूत प्रेत को कोई नहीं मानता। ये सब मन का भ्रम है। अब चलो, हवेली का मुआयना करना है, जिससे हमें पता चल सके कि किस हिस्से को तोड़ना है और किसे उसी तरह रखना है। मेरा मन हवेली के अंदर जाने का नहीं था। मैं यहां आकर पछता रहा था, पर अब मुझे उदय के साथ जाना ही पड़ा। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करता जा रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। जैसे ही हम दोनों ने हवेली के अंदर बने विशाल हॉल में प्रवेश किया, हवेली का मुख्य द्वार जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। यह देखकर उदय और मैं दोनों ही चौंक गए। मेरा शरीर डर से कांपने लगा। मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उदय अभी भी सामान्य था। जहां उदय और मैं खड़े थे वह हवेली का मुख्य कक्ष था। छतों पर बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। दीवारों पर बेशकीमती तस्वीरें टंगी हुई थी। जानवरों के सिर भी दीवारों पर लटके हुए थे। उदय और मेरे अलावा वहां और कोई नहीं था। तभी उदय ने देखा कि दीवार की तलवार अपने आप हवा में उड़ने लगी। छत पर लगे फानूस तेजी से घूमने लगे और वहां औरत आदमियों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। वह चीखें इतनी भयानक थी कि उदय और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी 7 जले हुए भयानक चेहरे हवा में उड़ने लगे। वह चीख भी रहे थे और जोरदार अट्टहास भी करते जा रहे थे। तभी उन भयानक चेहरों में से एक ने कहा, यह दोनों शहरी रईस हैं, हमारी हवेली खरीदने आए हैं। इन्हें मारकर हम अपने दिल में लगी प्रतिशोध की आग को ठंडा करेंगे। एक औरत की आवाज सुनाई दी, इन्हें मारकर क्या होगा? ये असली अपराधी तो है नहीं। एक दूसरी औरत की अट्टहास करती आवाज सुनाई दी, तो क्या हुआ, यह भी तो शहरी बाबू हैं। फिर उसने उदय और मुझे हवा में उछाल दिया। हम दोनों उड़ते हुए छत पर चिपक गए। तभी हमें लगा कि किसी ने हमारा गला पकड़ रखा है। गले पर दबाव इतना ज्यादा था कि हम दोनों की जबान बाहर आने लगी। उदय और मुझे लगा कि अब हमारे प्राण जाने ही वाले हैं। हम दोनों के मुंह से गूं गूं की आवाजें निकलने लगी।
हमें लगा अब हमारे प्राण गए, लेकिन तभी हमारे गले पर से दबाव हटने लगा और हम दोनों सीधे फर्श पर आ गिरे। हमारे मुंह से चीख निकल गई। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी हमारे हाथ पैर सलामत थे। हम दोनों कुछ सोच पाते। हमारे चारों ओर वह सातों जले चेहरे आकर खड़े हो गए और भयानक अट्टहास करने लगे। उन सातों का चेहरा इतना डरावना था कि हम दोनों की रूह कांप गई। तभी मैंने डरते हुए उदय से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ हवेली में भूतों का डेरा है। मुझे रास्ते में एक चुड़ैल मिली थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी एक आवाज आई। वह चुड़ैल मैं थी। तुमने ठीक सोचा है कि अब तुम दोनों इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। हम तुम्हें भी जिंदा जलाकर मार देंगे, जैसे हम लोगों ने खुद को जिंदा जलाया था। इतना कहकर उस चुड़ैल ने अट्टहास किया और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके काले लंबे बाल उसके चेहरे पर फैल गए। उसका चेहरा और भी भयानक लगने लगा। उदय ने डरते हुए पूछा, तुम लोगों ने खुद को जलाया था और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग हमें जलाना चाहते हो? हम दोनों वहां से भागने की फिराक में थे, पर हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सके। हमारे पैरों में जैसे किसी ने पत्थर बांध दिए हो। यह देखकर हम दोनों के चेहरों पर दहशत फैल गई। उनमें से एक व्यक्ति ने गंभीर लहजे में बताया, तुम जैसे शहरी लोगों के कारण हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को ही इसी हवेली में जिंदा जला दिया। यह राज हम सातों के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। सबको यही लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और हमारा पूरा परिवार जलकर राख हो गया। रोशन ने डरते हुए पूछा, यह घटना कब की है? एक लड़की की आवाज आई। आज से 40 पहले की। उदय ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, तब तो हम दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, तो हम गुनहगार कैसे हैं? तभी एक जोरदार थप्पड़ उदय के गाल पर पड़ा और उस आदमी ने गुर्राहट के साथ कहा, खामोश लड़के, तुम शहरी लोग यहां आते हो और हमारी भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर फिर धोखा देकर भाग जाते हो। थप्पड़ लगने से उदय के मुंह से खून निकलने लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, हमने यह हवेली ठाकुर जगमोहन से खरीदा है और हम यहाँ होटल बनाना चाहते हैं। हम यहाँ घूमने और किसी लड़की को प्यार में धोखा देने नहीं आए हैं। अंकल जी, उनमें से उनके मुखिया ने कठोर शब्दों में कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यह हमारी हवेली है। जगमोहन का इस पर कोई अधिकार नहीं है। हम जब तक उस प्रदीप से बदला नहीं ले लेते, यह हवेली छोड़कर नहीं जाएंगे। और जोरदार अट्टहास किया। उसके अट्टहास करने से छत के फानूस तेजी से घूमने लगे। तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी। दीवारों पर लगे जानवर जिंदा होकर गुर्राहट के साथ भयानक आवाज निकालने लगे। उन सातों के भयानक अट्टहास, उनके चेहरे से निकलता खून उनको और भी डरावना बना रहा था। उदय और मेरा चेहरा डर से सफेद पड़ रहा था। हम दोनों विवश थे। अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता था। तभी उनमें से एक ने कहा, अब तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जा सकते। हम तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करेंगे। तभी कुछ सोचते हुए मैंने पूछा, प्रदीप ने क्या किया था जिसकी सजा 40 साल बाद हम दो निर्दोषों को मिल रही है? तभी उनमें से एक ने कहा, प्रदीप लखनऊ का रहने वाला था। वह यहाँ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन पर रिसर्च करने आया था। वह मेरे बेटे राघव का दोस्त था, इसलिए हमारी हवेली में ही ठहरा हुआ था और मेरी भोली भाली बेटी तारा को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रेम का झांसा देकर वह तारा के शरीर से खेलता रहा। जब प्रदीप को पता चला कि तारा मां बनने वाली है, तो यह कहकर चला गया कि वह जल्दी ही अपने माता पिता के साथ बारात लेकर आएगा। पर देखते ही देखते 6 महीने बीत गए, पर प्रदीप नहीं आया। तब अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए इसी हवेली में हमने अपनी अग्नि समाधि बना ली। 40 वर्षों से हमारी आत्मा इस हवेली में प्रदीप का इंतजार कर रही है। तभी राघव ने कहा, हमें विश्वास था कि वह एक न एक दिन जरूर आएगा, पर वह आज तक नहीं आया। हमने सुना है कि तुम दोनों भी लखनऊ के हो। अब हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके तुम्हारे साथ लखनऊ चलेंगे और वहां प्रदीप को ढूंढकर उससे अपनी बहन का बदला लेंगे। राघव की बात सुनकर मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फिर मेरे चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दर्द भरी आवाज में कहा,
राघव अंकल, प्रदीप अंकल यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वह आज से 40 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उन भूतों के मुखिया ने कठोर शब्दों में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम प्रदीप को कैसे जानते हो? मैंने दर्द भरी आवाज में हाथ जोड़कर कहा, आपकी कहानी सुनकर मुझे अपनी दादी की सुनाई कहानी याद आ गई। दादी ने मुझे बताया था कि मेरे प्रदीप अंकल किसी पहाड़ी इलाके में रिसर्च के लिए गए थे और वहां उनको किसी लड़की से प्रेम हो गया। वह उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। अंकल ने घर जाकर दादाजी से शादी की इजाजत मांगी, पर दादाजी ने अंकल की शादी अपने दोस्त की लड़की से बचपन में ही पक्की कर दी थी। दादाजी ने प्रदीप अंकल से कहा कि वह अगर उस लड़की से शादी करेंगे तो उन्हें हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। प्रदीप अंकल ने कहा कि वह घर छोड़कर जा रहे हैं। जब यह बात दादाजी के दोस्त को पता चली तो उन्होंने कहा कि प्रदीप अंकल को उनकी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो वह उन्हें गोली मार देंगे। अंकल ने कहा कि वह जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करेंगे। ये सुनकर दादाजी के दोस्त ने गुस्से में प्रदीप अंकल पर गोली चला दी और वही प्रदीप अंकल की मौत हो गई। इसलिए अंकल कभी यहां लौटकर नहीं आए। उन्होंने तो पहले ही अपने प्रेम की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मेरी दादी ने बेटे की लाश देखकर अपने प्राण त्याग दिए। दादाजी भी कुछ दिनों बाद परलोक से धार गए। उसके बाद वर्षों हमारा परिवार उस दुख से उबर नहीं पाया, पर कहते हैं कि समय सब घाव भर देता है, तो हमारा परिवार भी जीने लगा। पर आज भी मेरे पिताजी अपने भाई की याद में आंसुओं बहाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी जान लेकर संतोष मिल जाए तो आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे दोस्त उदय को यहां से जाने दीजिए। मेरी बात सुनकर तारा ठाकुर फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपसे कहती थी कि मेरा प्रदीप मुझे धोखा नहीं दे सकता, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। आप मेरे बच्चे के हत्यारे हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने अपने पिता पर छलांग लगा दी और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनके चेहरे का मांस नोचने लगी। वह व्यक्ति दर्द से चिल्ला उठा। फिर कुछ सोचकर तारा ने उसे छोड़ दिया और वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कठोर शब्दों में बोली, आप लोग इन दोनों बच्चों को जाने दो, इनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप लोगों ने इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं यहां तांडव मचा दूंगी। तारा के पिताजी ने गंभीर लहजे में कहा, नहीं मेरी बच्ची, हम इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज हम सभी प्रतिशोध की आग से बाहर निकल आए हैं। अब रोशन ही हमारी आत्मा को यहां से मुक्त करेगा, क्योंकि यह प्रदीप का भतीजा है। इस नाते यह तुम्हारा बेटा हुआ और हमारा नाती। ये जब हमारा तर्पण करेगा तो हम इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। तब मैंने कहा कि आप लोग हमें यहां से जाने दीजिए। हम पंडित को साथ लेकर आएंगे और आप लोगों की आत्मा की मुक्ति के लिए हवन करेंगे। तब उन 7 प्रेतात्माओं ने मुझे और उदय को मुक्त कर दिया। दूसरे दिन मैं एक तांत्रिक पंडित जी के साथ हवेली में आया और पंडित जी हवन करवाने लगे। हवन की आहुतियां जैसे जैसे अग्नि में पड़ रही थीं, वह 7 आत्माएं तड़प उठी और वहां चारों तरफ तांडव होने लगा। उसका भयानक अट्टहास और दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। यह सिलसिला लगभग 2 घंटे चलता रहा। पंडित जी ने बताया, यह लोग इस हवेली को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे हैं, पर अगर यह यहाँ रहे तो लोगों को परेशान करेंगे। यह बात इन आत्माओं को पता है, इसलिए न चाहते हुए भी यह हमारा साथ दे रहे हैं। आखिर में पंडित जी के मंत्रों से उन 7 की शक्ति क्षीण होने लगी और फिर एक जोरदार अट्टहास करते हुए वह सभी प्रेतात्माएं आकाश में विलीन हो गई। उनके वहां से जाते ही हवन कुंड में एक जोरदार धमाका हुआ और लोहे का हवन कुंड चूर्ण बनकर बिखर गया। आज ठाकुर की हवेली प्रेत आत्माओं से मुक्त हो गई थी और उस हवेली के राज से पर्दा भी उठ गया। इतना कहकर रोशन जी चुप हो गए। फिर गहरी सांस लेकर कहा, रवि बेटे, ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए कह रहा हूं। इस संसार में भूत प्रेत होते हैं। तुम मेरी बात मानो, अब कृष्णा का इलाज तुम्हारे हाथों में नहीं है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर कृष्णा का इलाज करूंगा। रोशन की कहानी सुनकर सविता और कविता ने भी कहा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए है, वरना हम कृष्णा को खो देंगे।
फिर रवि को भी सबकी बात माननी पड़ी। दूसरे दिन तांत्रिक बाबा जब घर आए तो कृष्णा को देखकर कहा, इस पर किसी जिन्न का साया है। अगर एक रात और बीत जाती तो इस बच्चे को जिन्न अपने साथ लेकर चला जाता। बाबा की बात सुनकर कविता रोने लगी। बाबा ने कविता को आश्वासन दिया कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने पूजा शुरू की। मंत्र जाप शुरू होते ही कृष्णा जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो खुद ही अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। कृष्णा दीवार से सिर पकड़ते हुए कहे जा रहा था, तांत्रिक, तू इस बच्चे को बचा नहीं सकता। इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये मेरा बच्चा है, तू यहां से भाग जा, वरना मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। उसका इतना कहना था कि देखते ही देखते तांत्रिक हवा में तैरने लगा। फिर अचानक वो उल्टा लटक गया। ये देखकर घर के सभी लोग डर गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद तांत्रिक ने मंत्र जाप बंद नहीं किया। धीरे धीरे कृष्णा की शक्ति क्षीण होने लगी और वो बेहोश हो गया। तब तांत्रिक बाबा ने कृष्णा को पलंग से बांध दिया और मंत्रों उच्चारण करने लगे। थोड़ी देर बाद कृष्णा को होश आ गया। वो चिल्लाकर कह रहा था, मुझे बांधकर तुम मेरा कुछ नहीं बिगड़ा सकते। मैं तुम सभी को मार दूंगा। मैं जिन्न हूं, इस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे काम को बिगाड़ा है। तांत्रिक ने उस जिन्न को घूरते हुए पूछा, इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बोला, मैं तो इसकी मां के सुंदर शरीर में प्रवेश करना चाहता था, पर उसी समय ये लड़का बीच में आ गया। इस लड़के ने मेरा काम बिगाड़ दिया, वरना इस सुंदर औरत के साथ मेरी रातें रंगीन होती। इतना कहकर वो जिन्न घिनौनी हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी घिनौनी और भयानक थी जिसे सुनकर सभी की आत्मा कांप गई। मेरे रहते तेरे जैसा दरिंदा जिन्न किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इतना कहकर तांत्रिक बाबा ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। मंत्रोच्चार करते हुए वो हवन कुंड तैयार करने लगे। जैसे ही हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई, बाबा ने आहुतियां डालना शुरू किया। अब वो जिन्न फिर चिल्लाने लगा। देखते ही देखते उसकी चिल्लाहट दर्दनाक होने लगी। वो चिल्लाने के साथ साथ रोने लगा। उसका बंधा शरीर तड़पने लगा। लगभग 1 घंटे ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद कृष्णा का चिल्लाना कम हुआ और वो शांत होने लगा। तभी सभी ने देखा कि कृष्णा के मुंह से एक जलती हुई चीज निकलकर हवन कुंड में गिरी और जलने लगी। जैसे ही वो चीज जली, वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी, सभी ने घबराकर अपने कान बंद कर लिए। हवन की आग अब बुझ गई थी। उसी समय कृष्णा शांत होकर सो गया। तब बाबा ने कहा, बच्चे के शरीर को जिन्न ने छोड़ दिया है और मैंने उस जिन्न को हमेशा के लिए उसकी दुनिया में भेज दिया। अब वो यहाँ वापस नहीं आएगा। आपका बच्चा अब ठीक है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। इस तरह तांत्रिक बाबा ने कृष्णा की जान बचाई। अगर रोशन जी ने अपनी आप बीती रवि को न सुनाई होती तो शायद आज उसका बेटा उनके साथ न होता। रवि ये सोचकर कांप गया। कविता ने अपने बच्चे को कसकर अपने सीने से लगा लिया। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको भी उन चीज़ों पर यकीन हो गया होगा कि वाकई पैरानॉर्मल चीज़ें इस दुनिया में विद्यमान हैं। दोस्तों, काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी स्टोरीज़ को आखिर तक सुनते हैं। लेकिन अगर अब तक भी आप स्टोरी को सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। और ऐसे फैमिली मेंबर्स का नाम अगली स्टोरी में ज़रूर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम अपने रॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम ले लेते हैं। पुष्पा राणा नागपुर, राम कुमार शर्मा यूपी, मंगल प्रजापति पंजाब, रतन सिंह जोधपुर, नवीन दिल्ली, राजेंद्र मिश्रा भीलवाड़ा, साहिल पंजाब, संतोष विश्वकर्मा ओमान, ललिता सिंह भोपाल। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा डॉक्टर कंचन शुक्ला जी का, जिन्होंने आपके लिए यह पूरी कहानी तैयार की है। चलिए मिलते हैं फिर अगली स्टोरी पर।